मेरी और मेरे देवर की उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। मेरी आदत थी कि मैं नाइटी पहनकर सोती थी, मगर जब सुबह नहाने लगती तो देवर मुझे देखकर कहता, भाभी एक दिन तो नागा कर लिया करो वरना आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। देवर की ऐसी बहुधा बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो जाती। मैं जानती थी कि वो किस लिए मुझसे ये बात करता। एक दिन जल्दी में अपनी नाइटी बाथरूम में ही भूल गई। कमरे में आते ही इसी वक्त दोबारा बाहर वॉशरूम की तरफ गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरा देवर मेरी नाइटी हाथ में पकड़े देख रहा था। इसे देखते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई और फौरन उसके हाथ में से अपनी नाइटी छीनी और कमरे में आ गई। फिर जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरा देवर मेरे करीब आ गया और कहने लगा, भाभी आपके जिस्म की महक तो बहुत ही अच्छी है। इस दिन आपकी नाइटी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। देवर की ऐसी बेहुदा बातें सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। एक रात मेरे शौहर ने फ़ोन करके मुझे बताया कि आज मैं लेट आऊँगा। मैंने सोचा कि आज मौका अच्छा है। फिर जब सब घर वाले सो गए तो मैंने देवर के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे देखते ही देवर की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी और वो बोला, भाभी आप इस वक्त यहाँ मेरे पास। मैंने कहा, हाँ तुम्हारा भाई आज घर लेट आएगा, इसलिए मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। मैं कमरे में जा रही हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आकर मेरी बात सुन लेना। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। आधा घंटा गुजर गया था मुझे अपने कमरे में लेटे हुए। मैंने पहले ही दरवाज़ा खोला छोड़ दिया था ताकि किसी को शक ना हो कि मेरे कमरे में कोई आया है। इतने में देवर ने हल्की सी दस्तक दी तो मैंने कहा, आ जाओ दरवाज़ा खुला है। वो अगर मेरे पास बेड पर बैठ गया। उस वक़्त मैंने नाइटी पहन ली थी। देवर काफ़ी देर तक मेरे वजूद को देखता रहा, फिर कहने लगा, भाभी आपको क्या बात करनी थी बोले। मैंने उसको एक मोहब्बत भरी निगाह से देखा और उठकर देवर के बिल्कुल पास आकर बैठ गई और उसके दोनों हाथ पकड़ के मैंने अपनी नाइटी के अंदर, नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें और लाइक करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। मेरे देवर की उम्र में कोई 17 से 18 साल के करीब होगी। मेरा देवर हर वक्त मेरे आसपास फिरता रहता था। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखता था। एक दिन मुझे कहने लगा, भाभी मुझे आपसे एक काम है। इसकी शातिर नज़रें मेरे कमरे में ऐसे ही घूम रही थी जैसे वो किसी ख़ास चीज़ की तलाश में हो। हाँ हाँ कहो क्या काम है, मैं तुम्हारा हाँ हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम तो मेरे छोटे भाइयों जैसे हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अय्यारी और मकारी उसके चेहरे से साफ आया थी, लेकिन बाज़ाहर वो मासूम बनकर कहने लगा, भाभी मुझे शादी करनी है। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर देवर जी की शादी के लिए एक लड़की की ज़रूरत होती है भाभी, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। मैं अपने देवर की बात समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी मुझे आप जैसी लड़की से शादी करनी है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई कि इसका इशारा मेरी बहन की तरफ था जो कि मुझसे छोटी थी और मेरे देवर के काबिल भी थी। यानी उसकी उम्र में और मेरे देवर की उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। फिर देवर मुझे खूबियाँ गिनवाने लगा। बोला कि मेरी बीवी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं बिल्कुल ऐसी ही लड़की तुम्हें ला कर दूंगी, बस शादी करने के लिए हामी भर लो। उसके बाद सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। मेरा देवर यह सुनकर खुश भी हुआ, लेकिन साथ ही साथ किसी सोच में भी गुम था। कहने लगा, भाभी आपसे एक बात कहूँ, आप नाराज़ मत होइएगा, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो बिल्कुल हूबहू आप जैसी हो। अरे हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी छोटी बहन मिसबा पसंद है। मैंने खुशी से उसे देखकर कहा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं भाभी, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी। फिर वो ये कहकर बाहर चला गया, लेकिन उसके पीछे मैं ये सोचती रह गई कि शायद वो शर्म व हया की वजह से मेरी छोटी बहन का नाम नहीं ले सका, इसीलिए तो शर्मा कर बाहर चला गया, वरना वो मुझसे बात ज़रूर करता। मैंने दिल ही दिल में तहैया कर लिया कि मैं पहले अब्बा से इसके रिश्ते के बारे में पूछूंगी, फिर आकर अपने देवर को खुशखबरी सुनाऊंगी। मैंने शाम को इसकी मर्ज़ी मालूम करने के लिए एक बार फिर उससे कहा कि तुम्हें मिसबा पसंद है, तो वो शर्मा कर बोला, भाभी कहाँ मिसबा, कहाँ मैं, चांद को पकड़ने वाली बात है, मैं खुद को इसके काबिल नहीं समझता। मैं उसकी बात सुनकर समझ गई थी कि इसको मेरी बहन पसंद तो है, लेकिन इसे उम्मीद नहीं कि रिश्ता मिल जाएगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। अगले ही दिन मैं अपनी अम्मा के पास गई
और उनसे इस बारे में इनकी मर्जी मालूम की। अम्मा कहने लगी, बेटी हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम वहाँ खुश हो तो छोटी भी खुश रहेगी। हाँ अलबत्ता तुम अपने देवर से ज़रूर पूछ लेना कि उसे कोई एतराज़ ना हो। मैंने कहा, अम्मी उसने मुझसे खुद बात की है, उसे भला क्या एतराज़ होगा। मैंने जाकर अपने देवर से दोबारा पूछा तो वह कहने लगा, भाभी आपको मेरी ये बात समझ क्यों नहीं आती। रात का वक़्त था, मैं उसके कमरे में उसकी मर्ज़ी मालूम करने गई थी, मगर उसकी आंखें लाल थी, आंखों में सुर्ख दौड़े थे और अजीब से लहजे में कहने लगा, भाभी मुझे आपकी बहन में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। इसकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। अगर उसे मेरी बहन ना पसंद थी तो फिर मेरे आगे पीछे फिरने की और मेरी मिन्नतें करने की क्या ज़रूरत थी। अगर उसे शादी करनी है तो फिर कोई लड़की अपनी पसंद की बता देता, कम से कम मेरी बहन की बेइज्जती तो ना होती। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और जैसे ही उसके कमरे से निकलने लगी तो उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उसकी यह हरकत बहुत नागवार गुजरी। मैंने अपना हाथ झटक कर छुड़ाया और कहा, होश में तो हो तुम, ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम मेरे साथ, संभालो खुद को, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ। हाँ तो क्या हुआ भाभी, मैं भी आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, बल्कि माँ की जगह समझता हूँ। बस मेरा एक वो काम कर दें, मैं समझूंगा आपने मेरा सब कुछ दे दिया। मैं उसकी बात सुनकर फ़ौरन अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। इतने में मेरे शौहर भी आ गए, मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मैंने उनकी सारी कथा सुना दी कि आजकल अलीम अजीब सी हरकतें करता है, ज़्यादा देर घर से बाहर भी रहता है। मेरी ये बात सुनकर कहने लगे, एक बात मैंने भी महसूस की है कि वो तुम्हें बड़े गौर से देखता है। देखो है तो मेरा भाई, लेकिन वो बड़ा हो रहा है, तुम उससे ज़रा फासले पर रहा करो। उनकी बात सुनकर मुझे हौसला भी हुआ और तसल्ली भी कि चलो कोई तो मेरे जैसा सोचता है, वरना मेरी नंदे हैं और सास तो अपने भाई को सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही मानती हैं, जबकि मैं अंदर से हर एक बात को समझती थी। अगले दिन मेरा शौहर घर पर नहीं था और मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी। शौहर की गैर मौजूदगी में ज़्यादातर कमरे से बाहर नहीं जाती थी। मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी, ट्रे में बिस्किट और चाय की प्यालियाँ रखी हुई थी। मैं ये देखकर हैरान हो गई। भाभी हटें आगे से, मैंने मेज़ पर चाय रखनी है। क्यों भाई, ये किस लिए लेकर आए हो, कोई मेहमान है तो उसे ड्राइंग रूम में बैठाओ। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस छोटा भाई अपनी बहन के साथ बैठकर चाय पीना चाहता है। चलो फिर ड्राइंग रूम में ही चलते हैं, यहाँ बैठकर क्या चाय पीनी। नहीं भाभी, मैंने यहीं आपके साथ अकेले बैठकर चाय पीनी है और आपसे बातें भी करनी है। मैं इसकी बात सुनकर अजीब हैरानी का शिकार थी, लेकिन फिर सोचा कि इसकी बात पर कोई नया मसला ना बन जाए, और वो इस तरह बैठा मेरे पास। खुद तकरीबन चाय पी चुका था। फिर मुझसे कहा, चले भाभी आप भी चाय पी लें, फिर मैं भी जाऊं यहाँ से। मुझे बहुत एहसास नदामत हो रहा था। दरअसल कल मैंने अच्छे तरीके से आपसे बात नहीं की थी, मैं अपनी किसी परेशानी में मुब्तला था, वरना मैं आपसे ऐसी हरगज़ गुस्ताखी ना करता। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये चाय और केक इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको ये खाकर एहसास हो कि मैं आपका देवर आपकी कितनी इज्जत करता है। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने खुशी खुशी वो चाय भी पी ली और बिस्कुट भी खा लिए, लेकिन चाय बिस्कुट खाते ही मेरा सर भारी सा होने लगा। मुझे समझ आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने देवर का मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने था। उसी वक्त मेरी सास भी कमरे में दाखिल हुई। सास का चेहरा आखिरी बार मेरी आंखों में था। मुझे बस उसके बाद होश नहीं कि मैं क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 3 बज रहे थे। मेरे शौहर मेरे पास ही बैठे हुए थे। क्या हुआ, तुम बेहोश हुई थी या फिर अचानक नींद आ गई थी। जी हाँ, मुझे बहुत अचानक सख्त ज़ोर की नींद आ गई थी। दरअसल अलीम चाय और बिस्कुट लेकर आया था, वो खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ गई। ये सुनकर मेरा शौहर सोच में पड़ गया, क्या वाकई में अलीम तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था। मेरे शौहर ने चूंकते हुए कहा, क्या तुमने सारी की सारी चाय पी ली थी। नहीं, मैंने आधी प्याली ही पी थी और बिस्कुट खाए थे। अच्छा, वो प्याली कहाँ है, मेरे शौहर ने मुझसे पूछा। तो मैंने साइड टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ पर अभी भी चाय का आधा कप पड़ा हुआ था। मेरे शौहर ने फ़ौरन उसे अपने पास रख लिया और एक बोतल में मुंतकिल कर लिया। मैं उसका जाकर टेस्ट करवाऊंगा, मुझे इस मनहूस पर शक है, कहीं इसने तुम्हें कोई नशावर चीज़ ना पिला दी हो। मेरे शौहर की इस बात ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया था।
وہ آپ کا بھائی ہے، مجھے نشاور چیز کیوں کھلائے پلائے گا؟ اور ویسے بھی ماں جی بھی ادھر ہی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے غنودگی آ گئی ہو۔ میری بات سن کر میرا شوہر دوبارہ واپس دروازے کی طرف جاتے جاتے مڑ گئے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں جا کر اسے چیک ضرور کرواؤں گا۔ میرے ذہن میں ایک چیز کا شک بیٹھ جائے تو میں اسے یوں ہی نہیں جانے دیتا۔ جب تک اس شک کو میں اپنے ذہن سے صاف نہ کر لوں، میں اپنے شوہر کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی۔ لیکن سچ کہوں تو اپنی ساس کے آنے کی وجہ سے مجھے اپنے دیور پر کوئی شک نہیں تھا۔ میں نے جا کر اپنی ساس سے بھی بات چیت کی، اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہوتی تو وہ مجھے ضرور کہتی۔ ظاہر ہے وہ اپنی بہو کی تباہی اور بربادی تو نہیں چاہتی تھی۔ ساس میری اچھی تھی، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتی تھی۔ سو میں نے ان سے بہت بار پوچھا کہ آپ میرے ساتھ تھیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹی، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں علیم کہہ رہا تھا کہ بھابھی کو کمزوری ہو گئی ہوگی، انہیں تھوڑی دیر آرام کرنے دے۔ لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ علیم کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی، آنکھوں میں عیاری بھی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے اور وہ کچھ ایسا حاصل کر چکا ہے جس پر اسے بے انتہا خوشی ہے۔ ابھی میرا اس بات پر سے دھیان ہٹا ہی نہیں تھا کہ اگلے ہی دن میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ بھابھی یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آج وہ کام ان پڑا ہے، اس لیے جب آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں۔ وہ کالے رنگ کے کپڑے ہیں نا، وہ پہن لیجئے گا۔ میں اپنے دیور کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ورنہ نہیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور بولا چلے امی کو بتا دیں کہ آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں، پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بہت شک کرتی ہیں مجھ پر، اس نے بڑی ناراضگی بھرے لہجے سے کہا۔ سو مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ میں اسے اس طرح کی بات کروں۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی، لیکن یہ ہے کہ کپڑوں میں اپنی مرضی کے پہنوں گی۔ میں سفید رنگ کا ایک جوڑا پہن کر آ گئی۔ وہ مطمئن ہو گیا اور ہم لوگ بائک پر بیٹھے اور گھر سے نکل پڑے۔ چلو اب بتا دو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے راستے میں اس سے پوچھا۔ دراصل بھابھی مجھے ایک لڑکی پسند ہے، اور ایسی ویسی پسند نہیں بلکہ بے انتہا پسند ہے۔ پوری دنیا میں ایک وہی شخص ہے جسے میں دل کھول کر محبت کرتا ہوں اور مجھے بہت عزیز ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ میری امی اور وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ میں امی کی سوچ اچھی طرح سے جاننا پہچانتا ہوں۔ امی کو ایسی بہو چاہے جو آپ کے ساتھ ٹرک بھر کے جہیز لائے، مگر مجھے غریب خاندان سے شادی کرنی ہے، اور ایسا نہیں کہ بس غریب خاندان سے ہے۔ سمیہ بہت ہی زیادہ خوبصورت، پڑھی لکھی اور شریف لڑکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بائک بہت ہی ویران علاقے کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن میں اس کی باتوں میں کھو سی گئی تھی۔ اچھا بھابھی، آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ آپ انہیں یہ نہیں بتائیے گا کہ آپ میری بھابھی ہیں۔ آپ نے وہاں پر یہی کہنا ہے کہ آپ میری ماں ہیں۔ ارے تم مجھ سے اتنے بھی تو چھوٹے نہیں لگتے۔ میں نے اسے ٹوکا۔ نہیں بھابھی، ان لوگوں کو تھوڑی یہ بات پتہ ہوتی ہے، غریب لوگ ہیں۔ میں کہہ دوں گا کہ امی اپنا بہت خیال رکھتی ہیں، اس لیے نوجوان لگتی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایک بڑے ہی عجیب رستے کی طرف بائک لے جا رہا تھا۔ کہاں تک کہ ایک ویران جگہ پر آ کر اس نے بائک روک لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب خدا جانے اب یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے بغیر پوچھے اس کے ساتھ چلی آئی، اور اگر اس نے میرے ساتھ کچھ ایسی ویسی حرکت کی تو میں اسے کیسے بچ پاؤں گی؟ یہاں تو دور دور تک کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے مجھ سے کہا بھابھی آپ بس 2 منٹ رکیں، میں آتا ہوں، اور 2 منٹ کا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ یہاں تک کہ پورے 10 منٹ گزر گئے۔ میں مارے خوف کے کانپنے لگی تھی۔ اتنی ویران جگہ پر میں اکیلی کھڑی تھی، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی اچانک ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میرا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے اور اس میں سے کسی نے مجھے نظر بھر کر دیکھا۔ میں اسی طرح سر جھکائے بائک کے پاس کھڑی رہی، جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اتنے میں میرا دیور بھی آ گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ وقت پر آ گیا تھا۔ پھر گاڑی والا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ میں نے دیور سے پوچھا۔ جانے دے بھابھی، خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں، مکھیوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، دراصل میں اپنی ہونے والی بیگم کے لیے مٹھائیاں لینے گیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے واقعی ایک مٹھائی کا ٹوکرا ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ رشتہ دیکھنے ہی جا رہا ہے۔
तकरीबन 15 मिनट बाद हम उन लोगों के घर पहुंचे थे। घर देखकर मैं वाकई बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। घर क्या था, एक झोंपड़ी या फिर कबाड़ खाना कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इस घर में कोई सहूलत नहीं थी। घर में अंधेरा छाया हुआ था। हम लोग गए, हमने सलाम किया तो घर वाले हमारा इस्तकबाल करने बाहर आए। लड़की कमज़ोर सी थी, रंग अलबत्ता गोरा था और खूबसूरत भी लग रही थी, जबकि उसकी माँ का रंग कुछ ज़्यादा खास नहीं था। इन लोगों ने हमें बहुत इज्जत से बिठाया। वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ लोग लग रहे थे। मुझे लड़की पसंद तो आई थी, लेकिन उनके घर में बैठने की एक चारपाई भी नहीं थी। पुराने ज़माने की कुर्सियों पर हमें बैठने की जगह दी। मेज़ की जगह एक स्टूल पर चाय पानी रख दिया। मैंने खुद को अलीम की माँ ही बताया। ये लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। सफ़ेद रंग का जोड़ा था, तो उम्र भी ज़्यादा कम नहीं लग रही थी। वो औरत मुझे देखकर खुश हो गई और कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई ऐसे ही अच्छे खाते पीते लोगों का रिश्ता चाहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत गुर्बत देखी है। मैं नहीं चाहती कि इसकी अगली ज़िंदगी भी गुर्बत में गुजरे। मैंने उससे कहा, आप फिक्रमंद ना हो, तुम्हारी बेटी हमारे घर में खूब ऐश करेगी। मेरी बात सुनकर वो औरत खुश हो गई। फिर मेरे देवर ने उनसे कहा, हम जल्दी से निकाह करने के लिए आएंगे, क्योंकि बाकी लोग इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगे। एक बार जब निकाह हो जाएगा तो फिर सब लोग मान जाएंगे। आप अपनी बेटी को हमारे साथ सादगी से रुखसत कर दीजिएगा। ये बात सुनकर उस औरत को थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा आप सोच रही हैं, हम इस रिश्ते को आखिरी दम तक निभाएंगे। वो औरत हमारी बहुत ममनून हुई, कहने लगी कि बस ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। फिर उसने अपनी बेटी का माथा चूमा। उसे अपनी बेटी के इंतखाब पर फ़ख्र हो रहा था। हम लोग वहाँ से निकले तो मेरा देवर बहुत खुश था। बोला कि भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात अपने घर में किसी को भी नहीं बतानी है। मैं इसे निकाह करके घर ले आऊँगा, इसके बाद अम्मा खुद ही मान जाएंगी। आपको नहीं पता कि अम्मा को अभी कितना बुरा लगेगा, इसलिए आपने अभी खामोशी इख्तियार कर लेनी है।